जी, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमने बात करनी है पुश नोटिफिकेशंस के हवाले से। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं पुश नोटिफिकेशंस क्या हैं और ये कैसे इम्प्लीमेंट होंगी, पहले आपके सामने मैं एक सिनेरियो रखता हूँ। देखो, आप जब एक ऐप इतनी मेहनत से डेवलप करते हो, प्ले स्टोर पर पब्लिश करते हो या किसी और ऐप स्टोर पर पब्लिश करते हो, तो उसके बाद आपकी ख्वाहिश होती है कि यूज़र इसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद इसको इस्तेमाल करें, यूज़ करें उस ऐप को और उस ऐप के साथ इंगेज हों। तो अब देखिए, आपकी ऐप यूज़र ने पहली दफ़ा डाउनलोड की या इंस्टॉल की, उसके बाद उसने यूज़ किया, यूज़ करके बंद कर दी। तो आपके पास क्या ऐसा तरीक़ेकार है कि आप यूज़र को बता सकें कि भाई कुछ ऐप के अंदर न्यू कंटेंट आया है, जैसे ही आपने न्यू वॉलपेपर्स डाले, आप यूज़र को बताना चाहते हैं कि भाई न्यू वॉलपेपर्स आए हैं, ये आकर देख लो। या आपकी कोई ऐसी ऐप है जिसके अंदर कोई स्पेशल ऑफ़र आई है या न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं, तो आप यूज़र को उसके बारे में बता सकें। तो ये कैसे मुमकिन होगा? आपकी डेफिनेटली एज एन ऐप पब्लिशर आपकी ये ख्वाहिश होगी कि यूज़र्स को आप ये कम्युनिकेट कर सको, कन्वे कर सको कि भाई मैंने ये नए चीज़ें ऐड की हैं, क्योंकि कई दफ़ा ऐप बैकग्राउंड में अपडेट हो जाती है प्ले स्टोर की तरफ से और यूज़र उस ऐप को ओपन ही नहीं करता कि यार मतलब उसे क्या पता कि क्या नया ऐड हुआ है ऐप के अंदर, और हो सकता है कितना अर्सा आपकी ऐप को ओपन ना करे। तो वो आपकी ऐप ओपन नहीं करेगा तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आप देखो, अब ये एक एक ख्वाहिश, एक एक क्योंकि ज़रूरत आप कह सकते हो एक पब्लिशर की साइड से मौजूद है। अच्छा, अब आपका एज अ यूज़र, अभी तो मैंने आपको बताई है एज पब्लिशर, ऐप पब्लिशर के तौर पे सोच। यूज़र के तौर पे आप देखो, आपका कई ऐप नोटिफिकेशन से वास्ता पड़ता रहता होगा डेली रूटीन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाज़ गेम की नोटिफिकेशंस आ रही होती हैं कि जी कोई फ़लानी ऑफ़र आई है, यानी कि आपने अगर गेम ज़रा कुछ अर्सा ना खेलो ना, नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं जी, फलाना सीज़न स्टार्ट हो रहा है या सेशन स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से कि जी नए फीचर्स आ गए हैं, कि जी ये चीज़ अनलॉक हो गई है, न्यू उसके अंदर कोई वेपन्स आ गए हैं, न्यू पैक्स आ गए हैं, न्यू ऑफर्स आ गई हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई ई कॉमर्स ऐप इंस्टॉल की हुई, फॉर एग्जांपल दराज आपने इंस्टॉल की हुई है या अली एक्सप्रेस इंस्टॉल की हुई है, अमेज़ॉन इंस्टॉल की हुई है, तो कुछ अरसे बाद नोटिफिकेशंस आते हैं कि जी सेल लग गई है या कोई प्राइस ड्रॉप हुआ है या कोई आप प्रोडक्ट व्यू कर रहे थे, अब वो कोई आउट ऑफ स्टॉक थी, वो रीस्टॉक हो गई है, कोई न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई हैं। और उसके अलावा आपने अगर यूट्यूब पे कोई चैनल सब्सक्राइब किए हुए हों, उनकी आपको नोटिफिकेशंस आती हैं कि जैसे ही कोई चैनल जिसका आपने नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब किया हुआ हो, तो उस चैनल ने जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड की होती है, तो साथ ही आपको नोटिफिकेशन आ जाती है, या कोई लाइव जाते हैं तो नोटिफिकेशन आ जाती है। इसी तरह से आपको सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस आती हैं। तो ये जो नोटिफिकेशंस हैं, जो ऐप पब्लिशर साइट से या किसी आपकी सब्सक्रिप्शन की बेस पर सर्वर से आ रही होती हैं, वो पुश नोटिफिकेशंस होती हैं। तो ये पुश नोटिफिकेशंस कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है? पुश नोटिफिकेशंस का तो आपको आइडिया हो गया कि जो पब्लिशर साइड से यानी कि सर्वर साइड से भेजी जाती हैं नोटिफिकेशंस, वो होती हैं। एक देखो नोटिफिकेशन होती है लोकल नोटिफिकेशंस, मिसाल के तौर पे आपने कोई अपने कैलेंडर ऐप के अंदर रिमाइंडर लगाया कि जी फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम पर मुझे रिमाइंड करा देना, आपने साथ कुछ नोट ऐड कर लिया, दैट इज़ ए लोकल नोटिफिकेशन। सर्वर से नहीं आ रही, किसी पब्लिशर की तरफ से नहीं आ रही, ऐप पब्लिशर की तरफ से नहीं आ रही है फॉर सम ऑफर्स और सेल्स और न्यू फीचर्स और सब्सक्रिप्शंस, इसके लिए नहीं आ रही। इसी तरह से एसएमएस भी इवन लोकल नोटिफिकेशंस जनरेट करता है कि जैसे ही नेटवर्क की तरफ से एक एसएमएस है, लोकली नोटिफिकेशंस जनरेट हो रहे होते हैं। और इसी तरह से अलार्म का अगर आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो ए लोकल नोटिफिकेशन। कोई और किसी किस्म की ऐप के अंदर आपने रिमाइंडर्स लगाए हैं, तो वो भी लोकल नोटिफिकेशन होती है। तो आपको डिफरेंशिएट मालूम होना चाहिए, आप डिफरेंशिएट कर सको
कि पुश नोटिफिकेशंस क्या हैं और लोकल नोटिफिकेशंस क्या हैं। तो पुश नोटिफिकेशन ऐप पब्लिशर साइड से, पुश नोटिफिकेशंस आर यूज्ड एज अ टूल by the app publisher to communicate with the audience, with their app users। आप अपने ऐप के यूज़र्स को कोई मैसेज कन्वे करना हो, कुछ कम्युनिकेट करना हो, तो वो टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। एंड इट इज़ ए वेरी पावरफुल एंड वेरी यूज़फुल टूल फॉर द पब्लिशर्स। अच्छा, अब ये होता कैसे है, ये देख लेते हैं। इसके लिए गूगल की एक सर्विस होती थी, वो कहलाती थी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, बल्कि सॉरी गूगल क्लाउड मैसेजिंग, GCM के नाम से। बट अब GCM बंद करके उन्होंने एक उसको न्यू नाम दे दिया हुआ, FCM कर दिया हुआ, दैट इज़ फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग। अब फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग एक फीचर है एक बड़े प्लेटफॉर्म का जिसका नाम फायरबेस है। अब फायरबेस क्या है जी, हम फिर आपको बता दूं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो पुश नोटिफिकेशंस है वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगी। वो इम्प्लीमेंट होगी जी फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग को यूज़ करके, जो कि एक कंपोनेंट है एक बड़े प्लेटफॉर्म का जिसका नाम है फायरबेस। अब फायरबेस क्या है, अगर आप गूगल पर लिखें व्हाट इज़ फायरबेस तो आपको कुछ हद तक आंसर मिल जाएगा। मैंने लिखा व्हाट इज़ फायरबेस और तमाम इसकी डिटेल आ जाएगी। फायरबेस का मैं अगर आपको आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करूं, फायरबेस जी एक प्लेटफॉर्म है गूगल का, जिसके ऊपर इट इज़ ये आपको प्रोवाइड क्या करता है, एक कलेक्शन ऑफ बैक एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके अंदर कई सर्विसेज अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे जो क्लाउड मैसेजिंग है, जो पुश नोटिफिकेशंस है, वो एक सर्विस है। ये आपको डेटाबेस, रियल टाइम डेटाबेस की सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा आपको ये एनालिटिक्स की सर्विस प्रोवाइड करता है, ये क्रैशलिटिक्स की सर्विस प्रोवाइड करता है, ये आपको क्लाउड फंक्शंस प्रोवाइड करता है, ये आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता है और डायनामिक लिंक्स प्रोवाइड करता है और अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, AB टेस्टिंग कहलाती है। तो और भी इसके अलावा कई सर्विसेज हैं जो कि इन्होंने ये तमाम ऐसी ये बैक एंड सर्विसेज होती हैं जो मोबाइल ऐप्स के लिए इस्तेमाल होती हैं और इन इन सर्विसेज को एक कंबाइंड एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके दैट प्लेटफॉर्म इज़ कॉल्ड फायरबेस। तो आजकल कोई भी मॉडर्न ऐप हो जो फायरबेस की किसी न किसी कंपोनेंट को, किसी न किसी सर्विस को वो इस्तेमाल कर रही होती है। तो अब हमें हम भी अपनी ऐप को जो पुश नोटिफिकेशंस का फीचर देना चाह रहे हैं उसके लिए फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग को यूज़ करेंगे। उसके अलावा एक और सर्विस है जिसका नाम है वन सिग्नल। अगर आप सर्च करें गूगल पर वन सिग्नल तो ये देखें, नंबर 1 पुश सर्विस, सेंड मोबाइल एंड वेब पुश सर्विसेज। वन सिग्नल क्या करती है, वन सिग्नल FCM को यूज़ करते हुए बिहाइंड द सीन, यानी कि हमें डायरेक्टली FCM को नहीं यूज़ करना पड़ता, फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग को यूज़ नहीं करना पड़ता। वन सिग्नल FCM को यूज़ करते हुए पुश नोटिफिकेशंस भेजती है हमारे यूज़र्स को। अब डायरेक्टली हम, यानी कि वन सिग्नल के थ्रू क्यों FCM यूज़ करें, हम डायरेक्टली क्यों नहीं करते FCM यूज़। FCM डायरेक्टली भी यूज़ की जा सकती है, यानी कि फायरबेस से सिर्फ हम यूज़ करें और उसके थ्रू भी नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं। लेकिन वन सिग्नल इस प्रोसेस को हमारे लिए ज़रा आसान कर देता है। अगर डायरेक्टली हम फायरबेस को यूज़ करें नोटिफिकेशंस भेजने के लिए, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ज़रा चीज़ें ज़्यादा मैनेज करनी पड़ती हैं ख़ुद से। तो वन सिग्नल हमारे लिए वो तमाम चीज़ें ख़ुद से मैनेज कर देता है और हमारा काम आसान हो जाता है। आपको पता है मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो ज़रा आसान अप्रोच हो, बेहतर अप्रोच, और ये मुझे वन सिग्नल बेहतर अप्रोच भी लगती है और आसान अप्रोच भी लगती है। इस वजह से मैं इसी को यूज़ करता हूँ और अपने क्लाइंट्स के लिए भी यही रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, अब हमें करना क्या है, करना आपको ये है कि सबसे पहले आपको फिर जेन में हम करने क्या जा रहे हैं, पुश नोटिफिकेशंस इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। ऐसी नोटिफिकेशन जो सर्वर साइट से भेजी जा सकती हैं आपके ऐप यूज़र्स को।
अच्छा, सबसे पहले आपने जाना है फायरबेस पर। फायरबेस कंसोल पर जाना होता है बेसिकली। हमने फायरबेस कंसोल सर्च कर लें, console.firebase.google.com, इस पर आपने जाना है। अगर आपने, ज़ाहिर बात है, जब आप फर्स्ट टाइम जाएंगे तो ये आपसे दोबारा आपका गूगल जीमेल यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, वो आप दे देंगे। उसके बाद आपने ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। मेरे ज़ाहिर बात है कई प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स भी मौजूद होते हैं, कुछ टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी। ऐड प्रोजेक्ट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। मैं नाम दे रहा हूँ वॉल प्रो। मेरी ऐप का नाम आ गया। इसके बाद कर देना इसको कंटिन्यू, और इसको आप एज इट इज़ रहने दें। ठीक है, एनेबल गूगल एनालिटिक्स फॉर दिस प्रोजेक्ट, ओके, कंटिन्यू। अब इसके बाद बल्कि एक काम ये करें कि गूगल एनालिटिक्स को आप बेशक अभी डिसेबल कर दें। ठीक है, वो फिर नेक्स्ट स्टेप में आप फिर वो एक और एनालिटिक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें कन्फ्यूजन होगी। जो एनालिटिक्स वाला आएगा उसको आप डिसेबल कर दें, क्योंकि अभी हमें सिर्फ पुश नोटिफिकेशंस का फीचर चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगाएगा प्रोजेक्ट सेटअप करने में फायरबेस। ले जी, अब कर लिए जी कंटिन्यू। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें ऐप ऐड करनी है। ये आपको यहाँ पर एंड्रॉयड का आइकन नज़र आएगा, इसके ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पर अब वो मांग रहा है एंड्रॉयड पैकेज नेम। अपनी ऐप का पैकेज नेम आपको कहाँ से मिलेगा? अपनी ऐप के कोड में जाएं और बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल जो मॉड्यूल वाली है उसको क्लिक करें, और आपको मिलेगी एप्लीकेशन आईडी। इसको कॉपी करें विदाउट द डबल कोट्स, और यहाँ जाकर आप इसको पेस्ट कर दें। फिर आपने अपनी ऐप का नाम देना है वॉल प्रो एंड्रॉयड, और ये SHA1 को फ़िलहाल एम्प्टी रहने दें। रजिस्टर ऐप पर क्लिक कर दें। अब ये आपसे आपको एक जेसन फाइल डाउनलोड करवाएगा। अगर पुश नोटिफिकेशन के अलावा और भी काम, चलो ठीक है, डाउनलोड कर लें। ये फ़ाइल डाउनलोड कर ली और आप क्लिक कर लें नेक्स्ट पर। वैसे अगर सिर्फ फायरबेस की पुश नोटिफिकेशंस इम्प्लीमेंट करनी हो तो हमें इस गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं असल में दो इसके फीचर्स इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। एक है क्रैशलेटिक्स और पुश नोटिफिकेशन, दो फीचर इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। तो इस वजह से इसको मैंने दूसरे क्रैशलेटिक्स के लिए इसको मैंने डाउनलोड कर ली। यहाँ से खैर नेक्स्ट पर क्लिक कर लें, और फिर आप अब देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप आपको लगेगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। ये देखें, ये कह रहा है जी प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल पे आपने जाना है, मॉड्यूल वाली पर नहीं, प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाना है। और उसमें जाके अच्छा, उसमें जाकर हम देखते हैं, पहले उस तक पहुँचे। ये आ गई जी प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल। इसको ज़रा आप देखो, यहाँ पर ये बिल्ड स्क्रिप्ट का टैग है, और बिल्ड स्क्रिप्ट के अंदर एक रिपोजिटरीज है और डिपेंडेंसीज है। ठीक है, अब वो हमें क्या कह रहा है? वो कह रहा है ये देखो, ये बिल्ड स्क्रिप्ट आ गया। वो कह रहे जी रिपोजिटरीज के अंदर इंश्योर कर लें ये गूगल आपका लिखा हुआ हो। अच्छा जी, ये देखें जी गूगल हमारा लिखा हुआ है अलॉन्ग विद जे सेंटर, ओके, ये पहले लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना। वो कह रहे जी डिपेंडेंसीज के अंदर आप ये वाली लाइन जो है ये ऐड कर लें, ऐड दिस लाइन। यहाँ पर आप क्लिक करके इस आइकन के ऊपर क्लिक करके ये कोड कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पर डिपेंडेंसीज के अंदर इसको आप पेस्ट कर दें। सिंक नाउ पर क्लिक कर दिया। उसके अलावा वो क्या कह रहा है जी, उसके बाद वो कह रहे हैं जी इसी प्रोजेक्ट वाली बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर देखें, ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर रिपोजिटरी के अंदर ये गूगल लिखा हुआ होना चाहिए है। नीचे आ जाइए, देख ऑल प्रोजेक्ट्स रिपोजिटरीज गूगल, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये जो अभी इतना बड़ा कोड नज़र आ रहा था लिखा हुआ, इसमें सिर्फ हमें ये एक लाइन कॉपी करनी थी। ये भी हो गई। ये याद रहे कि हमने गूगल डैश सर्विसेज डॉट जेसन फाइल डाउनलोड पहले की हुई है। उसके बाद वो कह रहे हैं ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल, दैट इज़ आर मॉड्यूल बिल्ड डॉट ग्रेडल। कह रहे इसके अंदर आप आएँ, ओके, हम मॉड्यूल वाली ऐप के अंदर आए थे, और इसके बिल्कुल स्टार्ट में अगर आप आकर देखें तो पहली लाइन लिखी हुई अप्लाई प्लग इन कॉम डॉट एंड्रॉयड डॉट
एप्लीकेशन। वो कह रहा है जी इसके बाद आप ये वाली लाइन लिख दें, अप्लाई प्लगइन कॉम डॉट, ये गूगल वाली ये लाइन आप लिख लें। इसको कॉपी किया और इसके नीचे लाकर पेस्ट कर दिया। उसके अलावा वो कह रहा है जो डिपेंडेंसी सेक्शन है ना, उसके अंदर आप ये वाली लाइन लिख लें, ये फायरबेस बॉम्ब डिपेंडेंसी है, इसको आप कॉपी कर लें और इसको हम लाकर डिपेंडेंसीज के सेक्शन में यहाँ पर लाकर मैंने पेस्ट कर दिया। ये तमाम हो गया। तो देखो कोई यानी कि देखने में ज़्यादा लाइंस लग रही हैं, बट इतनी कोई ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड लिखना नहीं है, 2-3 लाइंस हमें लिखनी पड़ी। जस्ट यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया, ओके, और यहाँ पर मैंने इस दौरान कोड को भी सिंक नाउ कर दिया। इसको करते हैं कि जी यू आर रेडी, कंटिन्यू टू द कंसोल। अच्छा, अब यहाँ पर एक और काम ये करना है कि ये जो हमने फाइल डाउनलोड की हुई है ना, इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना है। इस एरो पर क्लिक करें जो डाउनलोड हुई शो इन फोल्डर, और इसको कर लें जी कॉपी। किधर है, ये रही, ठीक है। मेरे पास कई फाइल्स होती हैं गूगल सर्विस की। अब देखो मेरे पास ये 9 लिखा हुआ आ रहा है, ये 9 नहीं होना चाहिए। इसके अंदर कोई भी नंबर अगर आपके पास आ रहा हो तो उसको रिमूव करना है। बहरहाल अभी मैंने कॉपी की है। और पेस्ट इसको कैसे करना है, आपने पेस्ट करने का ख़ास तरीका ये है कि ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ टॉप पर एंड्रॉयड लिखा होगा, इसको आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और प्रोजेक्ट पर इसे कन्वर्ट कर लें। फिर देखिए इस फोल्डर को ओपन करें और यहाँ पर आप ऐप वाले फोल्डर पर क्लिक कर लें, इसको बेशक एक्सपैंड कर लें और यहाँ पर लाकर आप कंट्रोल वी कर लें पेस्ट के लिए। ये फाइल का नेम का क्या रखना है, अगर आपका यहाँ पर कोई नंबर आ रहा हो तो उसको रिमूव कर लेना। फाइल नेम google-services.json होना चाहिए। ओके हो गया। अब इसको वापस प्रोजेक्ट पर क्लिक करके एंड्रॉयड कर लें और दोबारा से ये आप ऊपर, मैं दिखा देता हूँ, ये हाथी वाले आइकन पर क्लिक करके दोबारा से सिंक नाउ कर लें अगर आपने पहले सिंक नाउ किया हुआ हो तो। ले जी, फायरबेस के साथ अब आपका जो प्रोजेक्ट है वो कनेक्ट हो गया है। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि आप जाएंगे अपने यहाँ प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, और प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाने के बाद ये मतलब ये आप इस सेटिंग्स वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। फिर आप प्रोजेक्ट सेटिंग्स पर जाएंगे और फिर प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा क्लाउड मैसेजिंग का ऑप्शन। क्लाउड मैसेजिंग के अंदर आप ये देखें कि आपको मिलेगी ये सर्वर की, ये एक सर्वर की लिखी हुई होगी, इसको आपने ध्यान में रखना है। इसको बेशक आप यहाँ से कहीं पर कॉपी कर लें या इस पेज को ओपन रहने दें। ये अभी ये वाली जो सर्वर की है ये हमें वन सिग्नल को पकड़ानी है बस। फायरबेस का फ़िलहाल तक काम ये था कि ये वाली जो की है हमें वन सिग्नल को पकड़ानी है। यहाँ तक काम करने के बाद आप जाएँ onesignal.com पर जाएं और वहाँ जाकर आप साइन अप कर लें। मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ, आपने साइन अप करना है। अच्छा, जब आपका साइन अप कंप्लीट हो जाएगा ना, वो फिर आपको सेटअप की तरफ ले जाएगा। वो कहेगा जी क्या नाम है आपकी ऐप का जिसके लिए आप अब यानी कि वो कहेगा ना जी आपने साइन अप तो हो गया, अब आप ऐप ऐड करें। मैंने ऐप ऐड कर दीजिए वॉल प्रो और नीचे से प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे गूगल एंड्रॉयड और ब्रैकेट में देखो FCM लिखा है, दैट इज़ फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग। यानी कि ये पूछ रहे अभी एप्पल की ऐप बना रहे हो या एंड्रॉयड की है या कोई वेबसाइट है जिस पर पुश नोटिफिकेशंस लगानी है, तो हमें गूगल एंड्रॉयड सेलेक्ट करना है। कन्फिगर योर प्लेटफॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए ये एक ड्रॉप डाउन शो होगा। अब इसके अंदर क्या करना है, ये आपके पास एम्प्टी बॉक्सेस शो हो रहे होंगे। एक आपको चाहिए फायरबेस सर्वर की और एक चाहिए सेंडर आईडी। वो आपको कहाँ से मिलेगी, वो आपको मिलेगी ये देखिए जो मैंने आपको फायरबेस पर पेज ओपन करवाया था, ये सर्वर की, इसको मैंने कॉपी किया और फिर इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। और फिर उसके बाद ये सेंडर आईडी कॉपी की और इसको लाकर फायरबेस सेंडर आईडी में पेस्ट कर दिए। यहाँ से आप क्लिक करें आप नेक्स्ट। इस अगर ये डायलॉग बॉक्स शो हो तो इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा। उसके बाद वो कहता है कि जी एंड्रॉयड जो ऐप है किस किस्म के आप प्लेटफॉर्म के ज़रिए बना रहे हो, Xamarin है या यूनिटी है, कॉर्डोवा है, क्या करें। तो हम नेटिव एंड्रॉयड पर काम करते हैं। इसको सिलेक्ट किया और कर दिया जी अब नेक्स्ट।
अच्छा, अब उसने एक आपको दी है योर ऐप आईडी, इसको ज़रा आप कॉपी कर लें और बेशक कहीं पर नोटपैड के अंदर पेस्ट कर लें, ठीक है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी रीड द डॉक्यूमेंटेशन टू लर्न हाउ टू इंस्टॉल द SDK फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो और फॉर एक्लिप्स, जो पहले यूज़ होता था। अब वो ये कह रहा है कि जी जो वन सिग्नल का SDK है या वन सिग्नल की जो लाइब्रेरी है वो आपने अपने प्रोजेक्ट में कैसे ऐड करनी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ लें। यहाँ पर आप राइट क्लिक करें, जहाँ पर ये लिखा हुआ है ना फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो, इस पर आप राइट क्लिक करके कर लें सिलेक्ट ओपन लिंक इन न्यू टैब, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये भी ओपन रहे और न्यू टैब के अंदर मैं जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको ओपन कर लूँ। अगर इसको वैसे आपको ओपन करना हो तो गूगल में आप लिख सकते हैं वन सिग्नल एंड्रॉयड डॉक्स, या आप सर्च करें तो ये आपको एंड्रॉयड SDK सेटअप इस तरह से मिल जाएगा। तो ये भी वही लिंक है जो मैंने पहले ओपन किया है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से आपको स्टडी करना है कि कैसे वन सिग्नल का जो SDK है उसकी लाइब्रेरी है उसको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वो बता रहा है। रिक्वायरमेंट्स उसने बताई, रिक्वायरमेंट उसने ये बताई हैं कि जी एंड्रॉयड मोबाइल ऐप दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर वेब पुश। वो पहले कह रहा है कि जी आपके पास कोई ना कोई ऐप होनी चाहिए, पहली बात तो यही है। फिर उसके बाद आपका वन सिग्नल अकाउंट होना चाहिए जो कि हमने साइन अप कर लिया। फिर योर वन सिग्नल ऐप आईडी, आपके पास अपनी ऐप आईडी सेव होनी चाहिए जो कि मैंने नोटपैड के अंदर लिख ली है। फिर वो कह रहे हैं कि जो आपके पास जो फायरबेस की सर्वर API की है जो कि मैंने वन सिग्नल को ऑलरेडी दे दी है, वो कहता है वो होनी चाहिए। फिर कोई एमुलेटर या एंड्रॉयड डिवाइस होनी चाहिए जिसके ऊपर आप टेस्टिंग कर सकें। फिर एंड्रॉयड स्टूडियो होने चाहिए। ये तमाम चीज़ें हमारे पास हैं। प्रोजेक्ट इज़ यूजिंग एंड्रॉयड X, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ऐड वन सिग्नल ग्रेडल प्लगइन, ये भी हमें क्या करना है, ओपन योर रूट बिल्ड डॉट ग्रेडल, दैट इज द प्रोजेक्ट बिल्ड डॉट ग्रेडल। उसके अंदर बिल्ड स्क्रिप्ट में जाके रिपोजिटरीज में जाके ये चीज़ लिखनी है। ओके, इसको यहाँ से कॉपी कर ले, 2 पॉइंट्स हैं। जैसे था ना फायरबेस के लिए, फायरबेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी, प्रोजेक्ट बिल्ड और ग्रेडल के अंदर एक ये गूगल लिखा हुआ हो रिपोजिटरीज के अंदर और डिपेंडेंसीज के अंदर ये लिखा हुआ हो। इसी तरह से वन सिग्नल की रिक्वायरमेंट है कि जो यहाँ से देख ले रिपोजिटरीज के अंदर लिखा हो ग्रेडल प्लगइन पोर्टल, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर रिपोजिटरीज के अंदर पेस्ट कर दिया। अगली रिक्वायरमेंट ये है कि जो डिपेंडेंसीज है उसके अंदर आपने क्लास पाथ लिखने, इसको कॉपी कर लिया और जहाँ पर अभी प्ले गूगल सर्विसेज का डाला था क्लास पाथ उसी के नीचे इसको ऐड कर दिया, सिंक नाउ पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप ये है जी ओपन योर ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल, यानी कि मॉड्यूल वाली बिल्ड डॉट ग्रेडल, और उसके अंदर अंडर अंडर बिल्ड स्क्रिप्ट एंड अबव कॉम डॉट एंड्रॉयड डॉट एप्लीकेशन, याद गौर से पढ़ें। मॉड्यूल बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर आ जाएं और अबव एंड्रॉयड ये कॉम डॉट एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो यानी कि पहली लाइन से भी ऊपर क्या पेस्ट करना है, लेकिन अंडर बिल्ड स्क्रिप्ट, ठीक है। ये याद रहे कि अंडर आपको ये बिल्ड स्क्रिप्ट के अंदर लिखना है। अब वो इस तरह से कह रहा है, देख लेते हैं। नहीं, बिल्ड स्क्रिप्ट के अंदर नहीं लिखना आपको, जस्ट ये करना है, ये प्लगइन्स वाला कॉपी करें कोड और यहाँ पर सबसे ऊपर पेस्ट कर दें। इसको सिंक नाउ करते हैं। असल में ये पूरी फाइल ही एक बिल्ड स्क्रिप्ट है, इस वजह से कह रहे थे अंडर द बिल्ड स्क्रिप्ट आपको ये करना है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है जी, डिपेंडेंसीज के सेक्शन के अंदर ये वाली लाइन कॉपी करें और डिपेंडेंसीज के सेक्शन के अंदर डाल दें ये वाला। तो प्रोजेक्ट वाली बिल्ड डॉट ग्रेडल है उसके अंदर भी 2 लाइंस लिखनी है और जो मॉड्यूल वाली बिल्ड डॉट ग्रेडल है उसके अंदर भी 2 लाइंस लिखनी है, जो कि मैंने यहाँ लाकर दूसरी लाइन भी लिख दी। ये एक था चीज़ और एक ये लिखना था, लिख दिया। उसके बाद जी कहते जी आप
ग्रेडल को सिंक करें। उसके बाद वो क्या कहते हैं जी, ऐड द स्टेप 3 है, ऐड ये रिक्वायर्ड कोड है कुछ, ये आपको लिखना है, ऐड द फॉलोइंग टू द ऑन क्रिएट मेथड इन योर एप्लीकेशन क्लास। एप्लीकेशन क्लास क्या होती है जी? देखिए, बाज़ात ऐसा होता है कि आपको कुछ कोड, अभी देखो जब हमारा प्रोजेक्ट यानी कि जब हमारी ऐप स्टार्ट होती है ना, तो जो भी एक्टिविटी हमने लॉन्चर एक्टिविटी के तौर पे सेट की होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो बाज़ात होता है हमें कुछ ऐसा काम एग्जीक्यूट करवाना होता है जो हम चाहते हैं कि पहली एक्टिविटी चलने से भी पहले, बिफोर इवन द फर्स्ट एक्टिविटी इज लॉन्च्ड, तब वो काम करवाना है हमें। ठीक है, तो ऐसा काम करवाने के लिए एक स्पेशल क्लास होती है जिसको हम एप्लीकेशन क्लास कहते हैं, तो उसके अंदर करवाया जाता है। तो वन सिग्नल की जो इनिशियलाइजेशन है ना, वो हमें करवानी है एप्लीकेशन क्लास में, कि वो कोई भी एक्टिविटी चलने से पहले वो काम एग्जीक्यूट हो जाए। तो एप्लीकेशन क्लास कैसे बनाई जाती है? बहुत सिंपल है। आपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करें, न्यू जावा क्लास, जैसे हम कोई भी आम क्लास बनाते हैं। इसका नाम मैं रखता होता हूँ ऐप। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐप, माई ऐप, वॉल पेपर ऐप, कुछ भी रख लें। ऐप नाम रखा, ओके। यहाँ पर लिखिए एक्सटेंड्स एप्लीकेशन एंड्रॉयड डॉट ऐप वाली, इसके अंदर आ जाएं और आप लिखना स्टार्ट करें ऑन क्रिएट। जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचेंगे, ऑन सी तक लिखेंगे, सजेशन आएगी, ये ऑन क्रिएट की आप सजेशन ले, ये आ गई यहाँ तक। इसके बाद आपको क्या करना है, मैनिफेस्ट फाइल में जाएं और ये जो एप्लीकेशन का टैग है इसमें आप लिखें एट्रीब्यूट नेम, और देखिए जैसे ही आप नेम लिखेंगे आपको सजेशन आ जाएगी डॉट ऐप। ये अब आपकी एप्लीकेशन क्लास बन चुकी है। अब वो कह रहा है जी, अब उसकी डॉक्स में जाकर पढ़ते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है जी, ऐड द फॉलोइंग कोड टू द ऑन क्रिएट मेथड इन योर एप्लीकेशन क्लास। ये हमारी एप्लीकेशन क्लास है और ये उसका ऑन क्रिएट मेथड है। वो कह रहा है इसके अंदर जाकर लिखो ये वाली लाइन्स। ये उसने अपना कोड कुछ दिखाया हुआ है। एक तो ये आ गया प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, ये वाली लाइन कॉपी करें और इसको रख दें ऑन क्रिएट से बाहर। फिर ऑन क्रिएट के अंदर ये लाइंस जो लिखी हुई इनको कॉपी करें और इसको पेस्ट कर दें ऑन क्रिएट के अंदर। फिर ये जो वन सिग्नल आईडी अभी उसने हैश हैश किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो आपने वन सिग्नल की आईडी पहले कॉपी करके संभाल के रखी थी उसको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दें। उसने हैश एज ए प्लेस होल्डर लगाया हुआ। और जी बस ये काम करना था। और अब हम करेंगे स्टेप 4 है जी, नोटिफिकेशंस के आइकन्स वगैरह कस्टमाइज़ करने हो, दैट इज़ ए रिकमेंडेड थिंग। बट फ़िलहाल जो हमारी इनके सेटअप के लिए, वन सिग्नल के सेटअप के लिए ये काम हमारा हो चुका है। अब इसको आपने रन करना है एक दफ़ा इसके साथ, यानी कि ऐप को रीस्टार्ट करवा लेना है। नई लाइब्रेरीज ऐड हुई हैं और तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगाएगा ग्रेडल उसको बिल्ड करने में। फिर एक दो कैशे बना लेता है तो उसको नेक्स्ट टाइम इशू नहीं होता। इतना तो टाइम नहीं लगाता होता यूजुअली, लेकिन देखते हैं। ओके, एरर आया, ठीक है, मैं समझ गया एरर क्या है, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या इसने इस हवाले से कोई हमें बताया है कि नहीं। इसने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ। सिनेरियो कुछ बताया तो आपको कि ये इस वक्त एरर क्या आ रहा है। एरर के अंदर कुछ भी अब ऐसा नहीं लिखा होगा
कि जिसका ताल्लुक एरर से हो या जिसको पढ़ के आपको समझ आ जाए कि एरर क्या है, क्योंकि मेरे पास ये और एरर पहले भी आया है और मुझे पता है क्यों आता है। जावा के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। जावा जो लैंग्वेज है उसके वर्जन्स हैं, या उसका लेटेस्ट वर्जन इस वक्त जावा 9 चल रहा है, ठीक है। अब जो हमारी ऐप होती है ना, वो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जावा 7 के अकॉर्डिंग काम कर रही होती है। तो ये जो इस वक्त वन सिग्नल का जो की लाइब्रेरी है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन जावा 8, ठीक है। तो हमें अपनी ऐप को बस ये बताना है कि जावा 8 के लिए कंपैटिबल हो जाओ। उसके लिए 2 लाइन्स लिखनी पड़ती हैं बिल्ड डॉट ग्रैडल के अंदर। वो मैं लिख दूँ जावा 8 कंपैटिबिलिटी एंड्रॉयड बिल्ड डॉट ग्रैडल, ऐसे लिखूँगा तो उम्मीद है कि मुझे मिल जाएगा स्टैक ओवरफ्लो का आंसर। 2 लाइन्स लिखनी है असल में, मैं चाह रहा हूँ कि एग्जैक्ट मैं देख लूँ। यूजुअली मैं उस लाइन से कॉपी करता हूँ, यस। developer.android.com पर मौजूद हैं ये वाली लाइन्स है बेसिकली। कंपाइल ऑप्शन, सोर्स कंपैटिबिलिटी एंड टारगेट कंपैटिबिलिटी, इसको कॉपी कर रहा हूँ। बेशक आप इसको मेरे कोड को स्टॉप करके, वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा। ये जो ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा आपको, जहाँ पर बिल्ड टाइप्स, उसके नीचे इसको पेस्ट कर लें, या आप ये टाइप कर लें कंपाइल ऑप्शंस, उसके अंदर सोर्स कंपैटिबिलिटी। जब आप अगर खुद से टाइप करेंगे आपको सजेशंस नहीं आएंगी बिल्ड डॉट ग्रैडल की फ़ाइल के अंदर ना, तो इस वजह से मैं इसको पेस्ट कर लेता होता हूँ। अब देखिए मैंने इसको सिंक किया, तो ये सक्सेसफुली सिंक तो हो गया। अब इसको रन भी करके देखते हैं, उम्मीद है अब सही रन हो जाएगा। ये जब 1_8 का मतलब है कि जावा 8 की कंपैटिबिलिटी हमने अपनी ऐप में ऐड कर दी है। वो कॉटलन प्रोजेक्ट, अगर जावा प्रोजेक्ट्स हों तो ये लिखना होता है, और कॉटलन प्रोजेक्ट्स के लिए वो कह रहे हैं कि ये भी आप एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे कॉटलन प्रोजेक्ट है नहीं, तो इसलिए हमें वो लाइन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ले जी, सक्सेसफुली बिल्ड हो गया और हमारी ऐप भी एक दफ़ा रन हो गई। अब ये चेक हमें करना है कि क्या वन सिग्नल सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो गया है ऐप में या नहीं। आप वापस जाएं, अगर आपको याद हो वन सिग्नल का ये वाला पेज जहाँ से हमने राइट क्लिक किया था और न्यू टैब के अंदर ओपन करवाई थी डॉक्यूमेंटेशन। देखो यहाँ वो कह रहा है आफ्टर, सेकंड स्टेप क्या है, आफ्टर इंस्टॉलिंग द एसटीके ऑप्शनल टेस्टिंग है। आप जस्ट यहाँ पर चेक सब्सक्राइब्ड यूज़र्स पर क्लिक करें। ये देखें, ये अगर आपको ग्रीन मैसेज शो हो जाता है, वो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर फर्स्ट यूज़र रनिंग ऑन AOSP एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एमुलेटर ये रजिस्टर हो चुका है। और इसका मतलब है कि वन सिग्नल हमारी ऐप के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। बस जी, मेन काम तो यही था। अब उसके बाद क्या करना है जी हमने, आप आ जाए, डिपेंड करता है आपके पास कौन सा पेज शो होता है। मैसेजेस पर आ जाऊँ या ओके, आप अगर डैशबोर्ड पर आ जाएं, वन सिग्नल के डैशबोर्ड पर आ जाएं, आपको यहाँ पर अपनी ऐप से रिलेटेड डेटा शो होगा कि जी कितने यूज़र्स इस वक्त सब्सक्राइब्ड हैं। यहाँ पर आप क्लिक कर लें, राइट साइड पर आपको आएगा न्यू पुश, इट मीन्स न्यू पुश नोटिफिकेशन। अब मैं अपनी ऐप क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से, और देखते हैं कि यहाँ इसकी आप वॉल्यूम भी बढ़ा दूँ। अब आपको नाउ एक्चुअली स्टार्ट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट कि अब नोटिफिकेशंस, वो पुश नोटिफिकेशंस की जो इंटीग्रेशन थी वो हमने कर ली है। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट करो आपने यूज़र्स को ऐप डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अब आप उनको कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज कैसे भेजेंगे नोटिफिकेशन के थ्रू, वो देखें। वो इस तरह से होता है, आप न्यू पुश पर क्लिक करते हैं और ये देखें, ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है कि आपने नोटिफिकेशन का टाइटल क्या क्या रखना है। टाइटल फर्स्ट को मैं रख देता हूँ कि जी सेल सेल सेल, या मैं तो खैर वॉलपेपर्स के वाले से कहता हूँ ना,
न्यू वॉलपेपर्स अवेलेबल, ठीक है, या न्यू वॉलपेपर्स एडेड या अवेलेबल कह देता हूँ। कुछ अट्रैक्टिव आपको लाइन लिखनी है, जस्ट मैं आपको टेस्ट करवा रहा हूँ। और फिर आपने मैसेज साथ, ये देखो ये ना आपको साथ ही एक वो भी दे रहा है, एमुलेटर सा बनाकर एक इमेज की फॉर्म में आपको दिखा रहा है कि आपकी नोटिफिकेशन किस तरह से दिखेगी। चेक आउट द लेटेस्ट ऑसम वॉलपेपर्स, ठीक है, ये कर दिया। अब ये नोटिफिकेशन भेजनी है। अब इस नोटिफिकेशन के क्लिक के ऊपर यानी कि यूज़र को जब ये नोटिफिकेशन मिलेगी वो इसके ऊपर अगर टैप करेगा तो आपकी ऐप स्टार्ट हो जाएगी। बाज़ औक़ात होता है आप नोटिफिकेशन यूज़र को भेजना चाहते हो और चाहते हो कि उसके क्लिक पर कोई लिंक ओपन हो जाए। मिसाल के तौर पे आप यूज़र्स को नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो कि कम सब्सक्राइब आर फेसबुक पेज, या हमारा ट्विटर आप अकाउंट विज़िट करें या इंस्टाग्राम विज़िट करें, सो ऑन, या कोई सर्वे है, कोई लिंक है जिसके ऊपर अगर आप लेकर जाना चाह रहे हैं तो ये लॉन्च यूआरएल में आप वो लिंक दे देंगे। और अगर आपने लॉन्च यूआरएल के अंदर यहाँ कोई अगर लिंक दिया होगा, मिसाल के तौर पे https यहाँ पर facebook.com/ इसी तरह से आपने अगर अपना पूरा पेज का लिंक दे दिया तो नोटिफिकेशन के क्लिक पर आपकी ऐप स्टार्ट होने की बजाय ब्राउज़र के अंदर वो लिंक ओपन हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा क्या जी, अगर आप इस नोटिफिकेशन के साथ कोई इमेज भेजना चाहते हैं अपने यूज़र्स को साथ, आपने देखा होगा अक्सर नोटिफिकेशन के साथ इमेजेस आते हैं, तो वो यहाँ पर आप इमेज कोई अपलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर से, या कोई वेब से भी आप कोई इमेज का लिंक लेकर यहाँ पर डायरेक्टली दे सकते हो। बहरहाल फ़िलहाल मैं आपको सादी नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। इसको सेंड करते हैं, नीचे आप जाएं और यहाँ पर आप, अच्छा उसके अलावा क्या फ़ीचर्स अवेलेबल हैं, आप ना कोई स्पेसिफिक टाइम सेट कर सकते हो कि जी फ़लाँ डेट और फ़लाँ टाइम पर यूज़र्स को ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन सेंड हो जाए। और इसी तरह से अगर आप कहते हो कि जी अब से 2 घंटे बाद हो, 2 दिन बाद हो, स्पेसिफिक टाइम पर हो, मैं भी कर रहा हूँ जी बिगिन सेंडिंग इमीडिएटली। फिर ऑप्टिमाइज बाय टाइम जोन है कि अब देखो यहाँ पर अगर हम करते हैं ना कि जी यूज़र को इतने टाइम पर शो 12:11 पर, तो 12:11 जब पाकिस्तान में होंगे तो यूएसए में कुछ और टाइम होगा, यूके में कुछ और टाइम होगा, इंडिया में कुछ और टाइम होगा। तो हम इवन ऑप्टिमाइज बाय यूज़र टाइम जोन कर सकते हैं कि जब उस यूज़र के टाइम जोन में 12:15 हो, 12:30, सुबह 8:30, जो भी हम टाइम सेट करना, जब उस यूज़र के टाइम जोन में ये टाइम आए तो ये सेंड करना। बहरहाल ये फीचर्स मैं आपको कुछ बता रहा था, ये फीचर्स हैं वन सिग्नल के नोटिफिकेशंस के हवाले से। बहरहाल और भी फीचर्स हैं, कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं, प्लेटफॉर्म सेटिंग्स हैं, इन्होंने सेटिंग्स कुछ कोलैप्स की हुई हैं, लेकिन फ़िलहाल बेसिक सेटिंग्स के साथ आपको बता रहा हूँ। बिगिन सेंडिंग इमीडिएटली, और यहाँ पर आ गया सेंड इमीडिएटली, और ये कर दिए कन्फर्म। इसके बाद वो आपको बताएगा कि टोटल कितने यूज़र्स को ये नोटिफिकेशन सेंड होने जा रहे हैं उस वक्त, जितने भी आपके यूज़र्स होंगे। अभी चूँकि 1 है तो इस वजह से ये आ रहा है शेड्यूल फॉर राइट। जैसे ही सेंड मैसेज पर क्लिक किया, ये देखें इंस्टेंटली मुझे यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया, वॉलप्रो न्यू वॉलपेपर्स अवेलेबल, चेक आउट द लेटेस्ट वॉलपेपर्स। क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर शायद आई डोंट नो साइलेंट मोड ऑन है या जो भी, यहाँ पर इसकी साउंड नहीं आई बट साउंड आएगी। मैसेजेस में मैं चेक कर लूँ कि साउंड कहीं ऑफ तो नहीं हुआ हुआ। न्यू पुश और प्लेटफॉर्म सेटिंग्स में नहीं, साउंड वगैरह कोई ऑफ नहीं है। आप फ़ोन पे भी ट्राई कर लेना, साउंड इसका आएगा। अच्छा, तो अगली चीज़ ये कि अच्छा जी नोटिफिकेशन आ गया, ये देखिए पुश नोटिफिकेशन है, इसको क्लिक किया तो देखिए ऐप लॉन्च हो गई है। इसी तरह से आप ट्राई करना, लॉन्च यूआरएल देना। एक मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ, मैं कोई ये देखें जी, ये मैंने कोई इमेज कॉपी करता हूँ, ये वाला,
और इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस। या तो इसको डाउनलोड करके मैं वन सिग्नल पे अपलोड कर दूँ, या अगर इमेज का लिंक जो भी मिले उसको पहले आप अलहदा ब्राउज़र के अंदर ओपन करके देख लेना कि क्या वाकई ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। इमेज के ऊपर मैंने पेस्ट किया, जैसे ही उसने यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दे दिया, तो ये प्रीव्यू से भी आपको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भी वन सिग्नल उसको इमेज के तौर पर डिटेक्ट कर रहा है। न्यू कार वॉलपेपर, ऐसे नोटिफिकेशन बना ली और इसको ऐप को क्लोज़ कर देता हूँ। और इवन मैं रिसेंट से भी इसको रिमूव करके देखता हूँ कि नोटिफिकेशन जाती है या नहीं जाती। वॉलपेपर्स के स्पेलिंग, एक और आपको चीज़ दिखा देता हूँ। खैर यहाँ पर भी आप कुछ इमोजीज भी ऐड कर सकते हो उसके अंदर। ये इमोजीज ऐड कर दिए, कर सकते हो, यहाँ से डाल दिए, या इसी तरह से ये इमोजीज, ये देख लें। ये फ़र्ज़ करो ये मैंने कार का इमेज ऐड कर दिया। अब इसी तरह से फ़र्ज़ करो मुझे चाहिए है फायर इमोजी। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, emojipedia.org साइट है। यहाँ पे आपके आके आप कॉपी किया और यहाँ लाकर मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये देखें, ये इमोजी आप इस तरह से भी इसके अंदर पेस्ट कर सकते हो। चलो कुछ इस तरह से बना दिए। देखो क्या सेंड होता है। अब नीचे जाकर इसको कर दिया जी कंफर्म, और आ गया सेंड मैसेज। ये देखिए जी नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। ये देखिए इमेजेस के साथ आ गया, ये देखो इमोजीज के साथ आ गया, और इमेज भी साथ लोड हो गया। देखो इंस्टेंटली वहाँ नोटिफिकेशन सेंड की है, यहाँ फ़ौरन नोटिफिकेशन इमेज के साथ हाजिर। हो सकता है आपकी डिवाइस पे थोड़ा सा डिले के साथ आ जाए। देखिए कितने कमाल की चीज़ है, और यूज़र को फ़ौरन आपके पता लग जाएगा कि अच्छा यार कुछ नया आया है, अट्रैक्टिव आपने इमेज ऐड कर दिया। उसके बाद ज़ाहिर बात जिस किस्म के वॉलपेपर्स ऐड किए होंगे वो, और उसे तो कैटेगरीज़ में जाकर इस तरह से वो डिफरेंट सेक्शंस के अंदर जाकर फिर वो नए कंटेंट को कंज्यूम कर लेगा, आपकी ऐप को यूज़ कर लेगा, आपकी ऐप के साथ इंगेज हो जाएगा। ये तो सारी कहानी थी जी पुश नोटिफिकेशंस के हवाले से। पुश नोटिफिकेशंस में और भी कई एडवांस चीज़ें हैं। मिसाल के तौर कुछ सब्सक्रिप्शंस आप डाल सकते हो कि जी स्पेसिफिक कैटेगरी से रिलेटेड वो सब्सक्राइब करता है कि जी एनिमल्स के इमेजेस अपलोड हों तो मुझे नोटिफिकेशंस आए, या वो टेक से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड इमेजेस में इंटरेस्टेड हो। तो दैट इज़ अ बिट एडवांस टॉपिक। तो अगर आप खुद सर्च करना चाहो तो आप सर्च कर लेना, बट फ़िलहाल आप इतना ही कर लो, क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी काम किया है क्लाइंट्स को भी बाज़ इन फीचर्स का नहीं पता होता, और उन्होंने कभी मुझसे ये डिमांड नहीं किया। वन सिग्नल मैंने बहुत दफ़ा इंटीग्रेट किया है क्लाइंट्स के लिए ना, यानी कि सिर्फ क्लाइंट कोई आएगा कि जी मेरी ये ऐप बनी हुई है, इसके अंदर मुझे सिर्फ पुश नोटिफिकेशंस डाल दो। ये तमाम का तमाम प्रोसीजर्स है। आप $5 लें, $10 लें, जितने आप लेना चाहें, आपकी मर्ज़ी है कि वो मुनासिब, ज़ाहिरी बात है। तो इस तरह से आप उसको नोटिफिकेशंस वगैरह ऐड करके देते हैं। क्लाइंट से आप एक गूगल अकाउंट ले लेते हैं, उसकी बेस पर आप फायर बेस पे साइन अप करते हैं, उसी की बेस पर उसी के गूगल जो जीमेल उसने दिया होगा उसी की बेस पे आप साइन अप करेंगे फायर बेस वन सिग्नल के ऊपर, और फिर वो ये तमाम चीज़ें कनेक्ट करके उसको आप बता देंगे भाई वन सिग्नल पे जाके करो लॉगिन, यहाँ से तुम न्यू पुश नोटिफिकेशन भेजो, और देखो ऐप के अंदर आ जाएगी। तो यूज़र जो है ना बड़ा खुश हो जाएगा, क्लाइंट बड़ा खुश हो जाएगा कि जी ठीक है नोटिफिकेशन आ गए। देखो कोडिंग हमने कुछ भी नहीं की, नो कोडिंग, सिर्फ और सिर्फ उसकी डॉक्स को फॉलो किए, और वहाँ से जो जो उसने जिस जिस सेक्शन के अंदर हमें कहा है कि ये चीज़ जाकर पेस्ट कर दो, वो एज इट इज़ जाकर पेस्ट की है। नो कोडिंग रिक्वायर्ड कि जी नोटिफिकेशन कैसे आएगा, जी उसके अंदर इमेज कैसे लोड होगा, पिकासो वगैरह हमने कुछ नहीं करना पड़ा।
और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर आपको ऐड करके दे दिया। अब जी पुश नोटिफिकेशन से काम हो गया। अगली चीज़ पहले आपके सामने मैं उसकी ज़रूरत रखता हूँ, क्या ज़रूरत है, और फिर उसके बाद उसका आपको तरीक़ेकार बताता है, वो भी ऑलमोस्ट नो कोडिंग के साथ, और वो हो जाएगा, चीज़ इंटीग्रेट हो जाएगी। देखो, जब ऐप आपकी रिलीज़ हो जाती है ना, स्पेशली अपनी ऐप्स, क्लाइंट की ऐप्स का इतना नहीं होता, जो आपकी अपनी ऐप होती है ना, वो जस्ट ये नहीं होता कि एक दफ़ा आपने रिलीज़ कर दिया तो उसको छोड़ दिया, उस पर नज़र रखनी होती है। ठीक है, नज़र क्या रखनी होती है? अभी तो देखो ना, आपने ऐप अपनी टेस्ट की, एक दो एमुलेटर्स पर टेस्ट कर ली, एमुलेटर आपके डिवाइस पर, आपके लैपटॉप पर किसी के पास चलता है, किसी के पास नहीं चलता, आपने एक डिवाइस पर टेस्टिंग कर ली। आप कितनी वैरायटी ऑफ डिवाइसेस पर टेस्ट कर सकते हो, कितने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन पर कर लोगे? एक पर, दो पर, तीन पर, यानी कि फर्स्ट करो आपका फ़ोन है एंड्रॉयड 10 का या एंड्रॉयड 9 का, अब और एमुलेटर आपने कर लिया जी, फर्स्ट करो एंड्रॉयड 7 का कर लिया, एंड्रॉयड 8 का कर लिया, उसके अलावा जी फर्स्ट करो जी एमुलेटर भी आपने मुख्तलिफ ट्राई कर लिया, अपनी ऐप को आपने कंपैटिबिलिटी कर ली, लेकिन फिर भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में आप 100% नहीं कह सकते कि आपकी ऐप 100% क्रैश फ्री तमाम डिवाइसेस के ऊपर चल सकेगी। 100% ना सही, यानी कि आप गारंटी नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि Xiaomi की किसी फ़ोन पर जाकर क्रैश कर जाए, एंड्रॉयड 6 में कहीं पर क्रैश कर जाए, एंड्रॉयड 5 में कहीं पर क्रैश कर जाए, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन पर जिस पर आपने टेस्ट ना किया हो, या आपने जी फर्ज करो हर एंड्रॉयड वर्जन पर आपने टेस्ट कर लिया, इवन फिर भी आपको पता है एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखो, जो गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अपडेट्स करता है, फिर हर कंपनी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, चाहे सैमसंग है, चाहे रेडमी है, शाओमी है, ओप्पो है, वन प्लस है, जो भी कंपनी, हर कोई उसको लेती है और अपने फ़ोन्स के मुताबिक उसको मॉडिफाई करती है। ठीक है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अपना कोड ऐड करती है, जो उसने रिमूव करना है, जो भी उसने अपनी कस्टमाइजेशन ऐड करनी है वो करती है, और उसके बाद वो आपको रिलीज़ करती है। तो फ़र्ज़ करो आपके फ़ोन पर अपडेट आई है एंड्रॉयड 7 की, एंड्रॉयड 8 की, तो वो एंड्रॉयड 8 वो नहीं होता डायरेक्टली जो गूगल ने एंड्रॉयड 8 रिलीज़ किया या एंड्रॉयड 9 व्हाट्सएवर जो भी रिलीज़ किया, आपका जो मोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चरर है, वेंडर है, उसने उसको अपडेट किया, उसको मॉडिफाई किया, अपनी इसके स्किनिंग ऐड की, अपने फीचर्स ऐड किए, अपनी कस्टमाइजेशन ऐड की, और फिर आपको उसने रिलीज़ किया। तो थोड़ी बहुत कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। तो उसके अलावा एक तो इस वजह से इश्यूज, फिर हो सकता है कुछ ऐसे इश्यूज हों, ऐसा सिनेरियो हो कि जी जिसको आप, जो आपकी टेस्टिंग में आया ही ना हो, कि ऐसा सिनेरियो आपने टेस्ट ही करना रह गया हो। कई सिनेरियोज होते हैं। फॉर एग्जांपल जी, एक सिनेरियो ये कि जी मैं ऐप ओपन करता हूँ और अभी डाटा लोड हो रहा था, उस दौरान ऐप क्लोज कर दी और ऐप क्रैश कर गई। समझ रहे हो? आपने अपनी कितनी, आपने महीनों टेस्टिंग की, आप इस तरह टेस्ट करते थे, ऐप ओपन करते थे, डाटा जब तक लोड नहीं होता तब तक आप ऐप क्लोज नहीं करते थे, तो वो क्रैश आपके सामने आया ही नहीं जो डाटा लोड होने से पहले ऐप क्लोज कर देने से होता है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा सिनेरियो है कि जो आपके टेस्टिंग में नहीं आया, या बाज़ का तो होता है कि जी अगर ऐप्स के अंदर टैब्स लगे हुए हैं ना, तो अगर उन टैब्स को तेज़ी से स्क्रॉल करो तो जी ऐप क्रैश कर गई। आपकी ऐप है, आपने तेज़ी से स्क्रॉल करके नहीं देखा, 3-4 टैब्स होते हैं, बाज़ को तो ऐसी ऐप्स थी, बॉटम नेविगेशन लगी हुई थी उन पर, मैं आराम आराम से कर रहा था, तो जब मैंने सही चल रही थी, मुझे क्या पता तेज़ इसको करूँगा तो क्रैश करेगी। क्लाइंट ने जब टेस्टिंग की, उसने कहा जी अगर इनको मैं तेज़ी से डिफरेंट टैब्स पर, मैं डिफरेंट फ्रैगमेंट्स पर शिफ्ट करता हूँ तो ऐप क्रैश करती है। तो देखो, ऐसा एक सिनेरियो कि जो मैंने टेस्ट नहीं किया था, क्लाइंट के सामने, क्लाइंट ने वो ले आया कि जी देखो ये काम करता हूँ तो क्रैश करती है, आराम से करूँ तो सही चलता है, लेकिन अगर मैं तेज़ी से डिफरेंट फ्रैगमेंट्स पर स्विच करूँ तो क्रैश कर जाती है।
तो इस तरह के कई सिनेरियोज हो सकते हैं। तो आपको अपनी ऐप पर इवन रिलीज़ के बाद भी नज़र रखनी है। अब देखो हम क्रैशेस को कैसे चेक करते हैं जी, डिवाइस साथ लगाई हुई, एमुलेटर साथ लगाया हुआ है, लॉकैट में चेक करते हैं। लॉकैट में क्या आता है, क्रैश का स्टैक ट्रेस आता है, उसको देखते हैं। अब हमारे पास हम कैसे नज़र रखें कि हमारे अगर हज़ारों यूज़र्स हैं, लाखों मिलियंस में यूज़र्स हैं, हमें क्या पता कौन सी डिवाइस पर क्रैश किया, किस एंड्रॉयड वर्जन पर क्रैश किया, किस टाइम क्रैश किया, किस वजह से क्रैश किया, हम कैसे फिक्स करें, कैसे नज़र रखें। तो इसके लिए सर्विसेज मौजूद हैं और ये बड़ी असेंशियल सर्विसेज हैं। आपको यानी कि विदाउट दीज सर्विसेज, चाहे पुश नोटिफिकेशन हो, चाहे क्रैश के हवाले से हो, आप क्रैश रिपोर्टिंग कहलाती है, उसके बगैर आपको अपनी ऐप, एटलीस्ट क्लाइंट की तो मर्ज़ी है, उसको नहीं चाहिए, उसने नहीं कहा, आपने नहीं दी, लेकिन अपनी ऐप अगर हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है और आपको उसकी केयर करनी होती है और बाद में भी उसकी फिर बग फिक्सिंग करनी होती है, वरना फिर आपको प्ले स्टोर पे बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ आएंगे जी, क्रैश कर रही है, और आपको परेशानी होगी कि जी मैं चला तो मेरे पास क्रैश नहीं करती, मैं कैसे ठीक करूं। ठीक है ना। अब देखो आपको ये टेंशन होगी कि जी मेरे पास क्रैश नहीं कर रही, आपको कैसे पता लगेगा कि यूज़र के पास कहाँ पर क्रैश कर रही है। तो हो सकता है उस सिनेरियो तक आप कभी पहुंच ही ना पाओ जो यूज़र जिस तरह से आपको यूज़ कर रहा है। काफ़ी तकरीर कर ली इस पर, इसकी अहमियत पर। एक सर्विस होती थी क्रैश लिटिक्स के नाम से। क्रैश लिटिक्स जी ट्विटर कंपनी ने क्रैश लिटिक्स बनाई थी, बल्कि ट्विटर ने भी नहीं, एक कंपनी थी फैब्रिक के नाम से, आई थिंक सो, नहीं फैब्रिक भी नहीं थी। क्रैश लिटिक्स एक इंडिपेंडेंट कंपनी थी। फिर ट्विटर ने अपना एक प्लेटफॉर्म, जैसे गूगल का एक प्लेटफॉर्म है ना फायरबेस के नाम से, इसी तरह से ट्विटर का एक प्लेटफॉर्म था फैब्रिक के नाम से, जिसमें 4-5 सर्विसेज या कुछ इससे ज़्यादा ना सर्विसेज का वो कॉम्बिनेशन था, जिसमें नोटिफिकेशंस तो आई थिंक नहीं थी। क्रैश लिटिक्स ट्विटर ने परचेज़ की और उसको अपने फैब्रिक के उसमें डाल दिया, प्लेटफॉर्म के अंदर उसको इंक्लूड कर लिया। और फिर उसके बाद इसके अंदर एक और सर्विस थी डिजिट्स के नाम से, ट्विटर के फैब्रिक के अंदर, फैब्रिक प्लेटफॉर्म है उसके अंदर सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, डिजिट्स के नाम से सर्विस थी। फिर मोपअप, खैर मोपअप सेपरेट थी, इस तरह से कुछ सर्विसेज मिलाकर ना उनका फैब्रिक था। तो गूगल ने क्या किया, गूगल ने जो ट्विटर का फैब्रिक था ना, फैब्रिक प्लेटफॉर्म ट्विटर का, उन्होंने पूरा फैब्रिक प्लेटफॉर्म परचेज कर लिया गूगल ने, और उसकी जो सर्विसेज थी, स्पेशली जो क्रैशलिटिक्स है, उसने फायरबेस के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो जो फायरबेस एक इंडिपेंडेंट थी, अब वो फिर ट्विटर के पास आ गए, ट्विटर से फिर वो गूगल ने ख़रीद के उसको फायरबेस में जम कर दिया। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ कि फायरबेस भी मैंने आपको कहा कि फायरबेस गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, जबकि असल में फायरबेस गूगल का अपना प्लेटफॉर्म नहीं था। फायरबेस एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म था, एक इंडिपेंडेंट कंपनी थी जो 2011 में वजूद में आई थी, और इन्होंने अपना एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया और उसको इतनी पजीराई हासिल नहीं हो पाई। उस दौरान एक और प्लेटफॉर्म था पार्स के नाम से, PARSE, पार्स के नाम से। तो पार्स को ख़रीद लिया फेसबुक ने, और पार्स बड़ा ज़बरदस्त, यानी कि जब मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट की थी अराउंड 2015 के अंदर, तब पार्स का बड़ा अरूज था, बड़ी ज़बरदस्त सर्विस थी। वो डेटाबेस भी देते थे, पुश नोटिफिकेशंस भी देते थे, और भी उसके अंदर 2-3 फीचर्स थे। पार्स को फेसबुक ने ख़रीदा और ख़रीद कर अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ कर लिया और पार्स को बंद कर दिया। और ये जो बैकएंड सर्विस थी उसकी कमी सामने आई। उस वक्त फिर लोगों ने डिफरेंट सर्विसेज की तरफ जाना शुरू किया। कुछ कंपनीज सामने आई जिन्होंने अपनी बैकएंड सर्विस निकाली, लेकिन वो इतने कामयाब नहीं हुए। उस वक्त फायरबेस भी मौजूद थी, लेकिन इस दौरान फायरबेस को गूगल परचेज़ कर चुका था। फायरबेस को गूगल ने 2014 में परचेज़ किया, 2014 में परचेज़ किया था, लेकिन उस पर इतना ज़्यादा ना एक्टिवली काम नहीं किया था। तो 2015-16 की बात है, पार्ट्स जब बंद हुआ तो गूगल ने फायरबेस के ऊपर
काम शुरू किया ज़्यादा, यानी कि फायरबेस पहले से एक बेस मौजूद थी, उसको 2014 में परचेज़ किया, अराउंड 15-16 में इस पर काम ज़्यादा किया एंड उसके बाद फिर इन्होंने इसको लॉन्च किया। इसके अंदर फीचर्स ऐड करते गए, फिर उन्होंने ट्विटर से फैब्रिक ख़रीदा, उसको भी इसमें डाल दिया और इस तरह से सर्विसेज ख़रीद कर और फिर उसके अंदर मज़ीद अब कई फीचर्स जो स्टार्ट में नहीं थे, मशीन लर्निंग से रिलेटेड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, वो भी इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। बहरहाल काफ़ी लंबी बात कर ली। तो ये होता था, इस तरह से फायरबेस वजूद में आया। इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, अगर आप फायरबेस को सर्च करें व्हाट इज़ फायरबेस, और फिर उसके बाद आप फायरबेस का विकीपीडिया पेज अगर देखें, मैं फिर आपको दिखा देता हूँ व्हाट इज़ फायरबेस। यहाँ पर राइट साइड पर नज़र आएगा ये फायरबेस का विकीपीडिया पेज। यहाँ से मैं आ गया विकीपीडिया के ऊपर, यहाँ पर डिटेल इसकी लिखी हुई है कि 2011, ये देखें, Firebase is a platform developed by Google for creating mobile and web application. It was originally an independent company founded in 2011. In 2014, Google acquired the platform and it is now their flagship offering for app development. और इसकी हिस्ट्री भी पढ़िएगा कि कौन इसके डेवलपर्स थे, कि उन्होंने ये बनाया, क्या इसका मकसद था, और फिर कब जो है ना इसको परचेज़ किया गया, क्या इसकी इनकम रही एंड सो ऑन। इसको आप पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे तो सामने हुई ना, फायरबेस हमारे सामने इवॉल्व हुआ, हमारे सामने लॉन्च हुआ, गूगल ने इसको परचेज़ किया, हमारे सामने इन्होंने इसको किया, इवॉल्व होता गया, डिफरेंट फीचर्स लेकर आते गए, और फिर क्रैशलिटिक्स कैसे इन्होंने परचेज़ की। मैं उस वक्त से क्रैशलिटिक्स यूज़ कर रहा हूँ। क्रैशलिटिक्स क्या है जी? क्रैश रिपोर्टिंग सर्विस है। क्रैशलिटिक्स का आप जो एसडीके है अपनी ऐप के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, बस सिर्फ आपको अपनी ऐप के अंदर इंक्लूड करना होता है। फिर किसी भी डिवाइस पर आपकी ऐप क्रैश करेगी तो आपको ना एक एडमिन पैनल होता है, वहाँ पर आपको ना स्टैक ट्रेस शो हो जाता है कि जी इस टाइम पर इस डिवाइस पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन था, ये मोबाइल कंपनी थी, ये मॉडल था, ये फलानी फाइल के अंदर फलां लाइन पर जाकर क्रैश हुआ, भाई नल पॉइंटर एक्सेप्शन थी, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड था, जो भी इशू था, वो आपको पूरा स्टैक ट्रेस शो हो जाता है। तो ये काम था क्रैशलिटिक्स का, और फिर क्रैशलिटिक्स को इन्होंने बंद किया गूगल ने और अपने फायरबेस में इसको इंक्लूड करवाया। तो मैं उस वक्त से यूज़ कर रहा जब ये ट्विटर के फैब्रिक का पार्ट था। बहरहाल आपको करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है जी क्रैशलिटिक्स एंड्रॉयड सेटअप, इस तरह आप गूगल कर लें, या जाए गेट स्टार्टेड विद फायरबेस क्रैशलिटिक्स, इसके ऊपर क्लिक कर लें, और फिर यहाँ से अगर आपको एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ये बता रहे जी फैब्रिक शट डाउन हो चुका है सो ऑन, क्योंकि फैब्रिक पुराना था, इन्होंने उसको बंद करके अपने पास रख लिया है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, वो कह रहे हैं बिफोर यू बिगिन, वो कह रहे हैं कि जी बिफोर यू बिगिन फायरबेस को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लें, जो कि हमने पहले कर लिया हुआ है। वो जो गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल ऐड की थी और वो जो तमाम का तमाम काम वन सिग्नल से पहले किया था, वो हो चुका है। अब क्रैशलिटिक्स कैसे करना है, वो कहते हैं जी फायरबेस कंसोल के अंदर जाएं एंड क्लिक क्रैशलिटिक्स इन द लेफ्ट हैंड मेन्यू। क्या करना है, ये देखिए फायरबेस कंसोल आ गया, यहाँ पर आपको मिलेगा रिलीज एंड मॉनिटर के अंदर क्रैशलिटिक्स, इसके ऊपर आप जाएं और यहाँ पर आपको इसको इनेबल करना है। ये देखिए इनेबल क्रैशलिटिक्स, इस पर आप क्लिक करें, अभी वो यानी कि लोडिंग पर चला जाएगा कि जी वो बेसिकली चेक करेगा कि आपने इंटीग्रेट कर ली या नहीं कर ली। जस्ट आपने इनेबल पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में वापस आए। इफ़ योर फायर प्रोजेक्ट हैज़ मल्टीपल एप्स रजिस्टर्ड, सेलेक्ट द ऐप यू जस्ट एडेड फ्रॉम ड्रॉप डाउन नेक्स्ट टू। हमारी एक ही ऐप है, ये वॉल प्रो सिलेक्टेड है ऑलरेडी, और ये बेसिकली ये ड्रॉप डाउन है, इसको हमने एक ही ऐप, क्लिक एनेबल क्रैशलिटिक्स, वो हो गया। स्टेप 2 क्या है जी, ऐड फायरबेस क्रैशलिटिक्स टू योर ऐप।
किस फाइल के अंदर करना है, इन योर प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल। ओके, प्रोजेक्ट वाली के अंदर ओपन करना है और ये वाला क्लास पाथ कॉपी कर लें। इसको कॉपी किया और आप आ जाएँ प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर। पहले हमने ये क्लास पाथ कॉपी किया था, पेस्ट किया था, दूसरा ये फायरबेस का है, ये वन सिग्नल का है। अब हम क्रैशलिटिक्स का जो क्लास पाथ है वो डाल दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि जी इन योर बिल्ड डॉट ग्रेडल, ये है ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल, इसके अंदर ये वाला आप कॉपी करें और इसको कहाँ पर पेस्ट करें, जहाँ लिखा हुआ है ना अप्लाई प्लगइन कॉम गूगल जीएमएस वाला, उससे नीचे आप लिखें। इसको सिंक नाउ कर दूँ, बिल्ड डॉट ग्रेडल में आ जाऊँ, टॉप पर जाएँ तो ये देखें, ये जो लाइन है ना, इसके बाद आपको वो लाइन पेस्ट करनी है। ये आ गया। अभी सिंक नाउ दोबारा करते हैं। उसके बाद जी इनिशियलाइज क्रैशलिटिक्स, इसके लिए क्या करना है अभी आपको बताता हूँ। ये सिंक नाउ कंप्लीट हो जाए, दोबारा सिंक नाउ करना होगा, ऑटोमेटिकली शायद हो जाए। ओके, आई थिंक सो, यस, ये आ गया। दोबारा सिंक नाउ फॉर दिस लाइन, ये भी सिंक हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि जी ये लाइंस आपको लिखनी है अपने डिपेंडेंसीज के अंदर। ये लाइन हम पहले ही लिख चुके हैं, बॉम्ब वाली लाइन, अगर आपको याद हो। ये देखिए, ये बॉम्ब वाली लाइन ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हो सिर्फ क्रैशलिटिक्स के लिए और आपने वन सिग्नल को नहीं इंक्लूड किया हुआ, तो फिर ये तमाम स्टेप्स फॉलो करने हैं। उसके बाद ये दो लाइंस कॉपी करें। वैसे तो इसके अंदर सेकंड लाइन ऑप्शनल है, लेकिन वो भी कर लें तो ठीक है, वो कह रहे हैं तो कर लो। यानी कि सिर्फ हमें वैसे मेनली क्रैशलिटिक्स की ज़रूरत है, लेकिन वो कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप एनालिटिक्स भी ऐड कर लें। वो भी ऐड हो गया और बस जी, रन योर प्रोजेक्ट, सिंपल। अब वापस अगर इधर जाए ना जहाँ ये लोडिंग पर लगा हुआ, आई डोंट थिंक सो ये लोडिंग इसकी रुकती है, यानी कि कुछ टाइम लग जाता है इसको चलने में ना, यानी कि इसको क्या कहूँ, इसको लिसन करने में। देखो, कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ी, जस्ट हमने क्रैशलिटिक्स को इंक्लूड करवाया। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो, ये भी अच्छा हुआ कि ये सिनेरियो सामने आ गया, तो ये भी मैं आपके सामने इशू सॉल्व कर देता हूँ। देखिए जी, हमने लाइब्रेरीज़ काफ़ी हैवी इंक्लूड कर ली हैं, और वो कह रहा है कि जी आपके जो मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, वो 67,170 हो चुकी हैं, जबकि लिमिट जो है दैट इज़ 65,536। अब होता क्या है, हमारा जो ये जावा कोड होता है ना, ये कंपाइल होता है एक बाइट कोड के अंदर। आपको जावा पहले पढ़ी होगी। जो हमारा जावा क्लासेस हैं वो बाइट कोड के अंदर, स्पेसिफिकली एंड्रॉयड के अंदर डेक्स कोड कहलाता है। तो जी वो डेक्स क्लासेस बनती है, जो जावा फाइल्स हैं ये कन्वर्ट होती हैं डेक्स फाइल्स के अंदर। तो हमारी पूरी ऐप की ना एक डेक्स फाइल बनती है, ठीक है, एक डेक्स फाइल बनती है जिसके अंदर तमाम हमारी फाइल्स एक फाइल के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं। अब देखो, हमारी जो भी तमाम फाइल्स हैं, सिर्फ ये फाइल्स नहीं जो हमने लिखी हैं, ये तमाम लाइब्रेरीज़ जो हैं, ये भी तमाम की तमाम इनकी जो फाइल्स हैं वो कंबाइन होती हैं, इनके फंक्शंस तमाम कंबाइन होते हैं और एक डेक्स फाइल बनती है। अब एक जो डेक्स फाइल है ना, उसकी लिमिट ये है कि उसके अंदर 65,536
फंक्शंस आ सकते हैं, यानी कि आपने इतनी लाइब्रेरीज इंक्लूड की हो कि 65,536 तक एक डेक्स फाइल में इंक्लूड हो जाए। अगर आपकी लाइब्रेरीज इससे बढ़ जाती हैं और आपको फिर इसका मतलब है कि मल्टीपल डेक्स फाइल्स जनरेट करने की ज़रूरत है। आपकी ऐप के अंदर मल्टी डेक्सिंग इसको कहा जाता है, मल्टी डेक्स इनेबल करना पड़ेगा। तो वो कैसे होता है जी, क्योंकि बाज़ का होता है, क्योंकि अगर मैं सिंपल ऐप बना रहा हूँ क्लास की हद तक, तो फिर बाद में स्टूडेंट्स को जाकर ये इशू आता है कि जी ये तो लाइब्रेरीज इंक्लूड की, ये चल नहीं रहा। तो अच्छा हुआ ये इशू आपके सामने आ गया, तो मल्टीटेक्सिंग का भी साथ ही कर लेते हैं। आप गूगल करेंगे इनेबल मल्टीडेक्स एंड्रॉयड, और आपको जाना है developer.android.com वाले लिंक के ऊपर, जिसका टाइटल कुछ इस तरह से हो, एनेबल मल्टीडेक्स फॉर एप्स विद ओवर 64K मेथड। 64K मीन्स 65,536। इसके अंदर आप देखें ये कुछ रीज़न बता रहा है, सारा सिनेरियो बता रहा है कि जी 65,000 की क्या लिमिट है, क्यों है, क्या इशू है। अब इसको आपने सॉल्व कैसे करना है? तकरीबन 3 स्टेप्स हैं जो इसके ज़रिए आप इसको सॉल्व करेंगे। 3 स्टेप्स चाहिए। ये वाली लाइन आप कॉपी करें डिपेंडेंसीज के अंदर, इस लाइन को कॉपी किया और यहाँ पर अपनी मॉड्यूल वाली बिल्ड और ग्रेडल के अंदर जाकर पेस्ट करें। फिर देख लें ऊपर उन्होंने वर्जन दिया होगा 2.0.1 या जो भी वर्जन जब आप फॉलो कर रहे हो कि बनो, ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर वो वर्जन लिख लें 2.0.1। सिंक नाउ कर दें। उसके बाद क्या करना है जी, नीचे आ जाएं, इस लाइन को स्किप करें और नीचे आ जाएं। ये देखिए अगली लाइन आपको ज़रूरत है, ये मल्टी डेक्स इनेबल्ड ट्रू, इसको आप कॉपी करें और आपको लिखनी है यही बिल्ड और ग्रेडल की फाइल के अंदर, जहां आपका वर्जन नेम लिखा हुआ आ रहा हो उसके बाद वाली लाइन के अंदर इसको पेस्ट कर दें, मल्टी डेक्स इनेबल्ड स्पेस ट्रू। इसको कर दीजिए सिंक नाउ। फिर उसके बाद तीसरी लाइन आपको लिखनी है। तीसरी लाइन ये है कि जो आपकी एप्लीकेशन क्लास बनी हुई है, तो उसके अंदर जाकर ये जो एक्सटेंड्स एप्लीकेशन लिखा हुआ है इसको हटाकर आप लिख दें मल्टी डेक्स एप्लीकेशन। ठीक है, एक्सटेंड्स मल्टी डेक्स एप्लीकेशन। बस ये 3 स्टेप्स हैं। एक आप यानी कि बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर डिपेंडेंसी ऐड करेंगे मल्टी डेक्स की। दूसरा स्टेप आप ये करेंगे कि मल्टी डेक्स इनेबल ट्रू करेंगे। तीसरा स्टेप ये कि जो आपकी ऐप लेवल क्लास है उसकी जो एप्लीकेशन एक्सटेंड्स एप्लीकेशन की बजाय एक्सटेंड्स मल्टी डेक्स एप्लीकेशन करेंगे। अब हम इस ऐप को दोबारा से कंपाइल करते हैं और अब ये कंपाइल हो जाएगी। अब वो जो 64 के मेथड हैं, 65,536 मेथड्स हैं, हम एक डेक्स फाइल के अंदर आ जाएंगे, बाकी मेथड्स दूसरी डेक्स फाइल के अंदर चले जाएंगे, या वो जिस तरह भी उसने बनाना हो, बट मल्टीपल डेक्स फाइल्स अब जनरेट हो जाएंगी। देखिए बिल्ड सक्सेसफुल हुआ और ऐप चल पड़ी। अच्छा जी, अब ये ऐप तो चल पड़ी। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो फायरबेस हमारा इंतज़ार कर रही थी, ये देखें ना, ये फ़ौरन नहीं इसको रिफ़्रेश करता। इसको खैर मैंने रीलोड किया, देखते हैं। हाँ, उस पेज को आप रीलोड कर लें। ये देखें ये भी कहेगा कि जी वील बी लिसनिंग फॉर योर ऐप। इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन देखते हैं। मैं इस दौरान क्या करता हूँ, अब मैंने जानबूझ के अपनी ऐप में एक जगह क्रैश करता हूँ। मेन एक्टिविटी के अंदर ना ये है अपना, फ़र्ज़ करो व्यू पेजर, फाइंड व्यू बाय आईडी। इसको मैंने ख़त्म कर दिया। जहाँ जैसे ही व्यू पेजर यूज़ करूँगा, व्यू पेजर नल हो गया ना, अब ये क्रैश करनी चाहिए। इससे पहले एक और काम करूँ, क्रैशलेटिक्स इंटीग्रेट जब करें ना, उसके बाद आप ऐसा करें, एक बार अपनी ऐप को ना अनइंस्टॉल कर लें फ़ोन से मैनुअली। ये आ गई वॉल प्रो ऐप और इसको कर दिया, एक मिनट, ये मेरे एमुलेटर का थोड़ा सा इशू है। ओके, इसको कर दिया जी अनइंस्टॉल, और अब इसको मैं दोबारा इंस्टॉल करवाता हूँ। बास का इसको दोबारा से इंस्टॉल करें तो फिर ये वाला जो लोडिंग है ये रिमूव हो जाती है। अब देखें ऐप क्रैश हुई है,
अब अगर तो आपका ये सेट हो गया हो, अभी तक नहीं हुआ, क्रैशलिटिक्स सेट हो गया हो, तो उसके बाद यानी कि फर्स्ट टाइम जो है इसको लोड होने में, यानी कि इसको लोड होने में, इनिशियलाइज होने में थोड़ा टाइम लगाएगा। जब वो हो जाएगा तो फिर जो भी क्रैशेस आएंगे आपकी ऐप के अंदर, वो यहाँ पर उनकी डिटेल शो कर रहा होगा। और उम्मीद है नेक्स्ट लेक्चर तक ये सॉल्व हो चुका होगा। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं दिखाऊंगा, और ख़ुद भी आप ट्राई कर लेना, ये चीज़ सक्सेसफुली काम करेगी। ठीक है, अभी मैं ये वाला जो क्रैश है इसको रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ आ जाता हूँ लॉग कैट पर, देखता हूँ फायर बेस में कुछ कहता है। ऐप चल पड़ी। फायरबेस ने तो काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ आप लॉग्स में देखना चाहें कि फायरबेस क्या कर रही है, तो शो ओनली सिलेक्टेड एप्लीकेशन फायरबेस पर कर लें। तो ये देखें, ये आपको दिखा रहा होगा कि क्या क्या ये इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रही है फायरबेस को, जो भी क्रैश से रिलेटेड है। या देखें ना यार, ना अपलोडिंग डाटा, ठीक है, ये क्रैश से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपलोड कर रही होती है एनालिटिक्स में, क्रैशलिटिक्स में, अनशेड्यूल्ड अपलोड, इनएक्टिविटी, डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम सर्विस एंड सो ऑन, जो भी फायरबेस की बैकग्राउंड में चल रही कम्युनिकेशन। ये देखें, उधर से फायरबेस ने अपलोड किया ना डाटा, ये देखें क्रैशलिटिक्स में आ गया। क्रैश फ्री वेलोसिटी रिक्वायर गूगल एनालिटिक्स विच इज़ करंटली नॉट इनेबल्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। फ़िलहाल इसको, इसकी में ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये इश्यूज़ में बता रहा है कि मेन एक्टिविटी डॉट जावा लाइन नंबर 41 के ऊपर एरर आया है, और ये है जी क्रैश। इवेंट्स की तादाद बता रहा है कि जी ये देखें कितनी दफ़ा ये इवेंट अकर हुआ है, कितने यूज़र्स को हुआ है। ये यहाँ पर डेट बता रहा है कि जी जनवरी 19 लिखी हुई आ रही है। आई डोंट नो, ये वो अमेरिकन टाइम के हिसाब से आ रहा हो, क्योंकि हमारे पास जनवरी 20 हो गई है, अमेरिका में इस वक्त जनवरी 19 है। तो इस वजह से ये डेट लिखी हुई आ रही होगी। ये आ गया। इस पर क्लिक करते हैं। ये देखें, नीचे आ जाएं। ये देखें यहाँ पर आ रहा है कि ये स्टैक ट्रेस है इसका। यहाँ पर इस पर क्लिक करें, ये स्टैक ट्रेस है, लाइन नंबर 41 पर एरर आया है। और ये देखें क्या एरर है जी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन है। ये देखें ये व्यू पेजर डॉट सेट अडाप्टर जो है, ये आप एक नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस पर कॉल कर रहे हैं। वो देखो ना, ये वाला जो फंक्शन चला है ना सेट अडाप्टर वाला, ये मैंने यहाँ पर कर दिया इसको रिमूव, तो व्यू पेजर नल हो गया। जैसे ही व्यू पेजर इस्तेमाल होगा, ये देखो लाइन नंबर 41। तो यही चीज़ तो हमें पता लगती है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ और यहाँ पर लोकल लॉग कैट में अगर देखता हूँ, तो मुझे लोकल लॉग कैट में क्या मिलता है। ये देखो लोकल लॉग कैट में तो यही मिलता है, लाइन नंबर 41 है। और ये व्यू पेजेस डॉट सेट अडाप्टर जो है, आप ये एक नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस पर कर रहे हैं। तो सेम जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है लोकल लॉग कैट से इशू को रिजॉल्व करने के लिए, वो आपको पता लग जाती है क्रैशलिटिक्स से। उसके अलावा इसके अंदर आपको ये भी पता लग रहा होता है कि कौन सी डिवाइस पर अकर हुआ, AOSP एमुलेटर। और ये 9 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब एंड्रॉयड 9 पर ही एरर है। और वापस क्रैशलिटिक्स पर आ जाऊँ तो हो सकता है, अब ये देखो इसने क्रैशेस 2 कर दिए ना, सेकंड टाइम क्रैश हुए, यहाँ भी आ गया। अब ये कह रहा है कि जो इनेबल गूगल एनालिटिक्स कर लो। मेरा ऑलरेडी, अब देख लेना, न्यू अकाउंट का है वो बना लेना। इसको मैंने कर लिया जी, इनेबल गूगल एनालिटिक्स कर लिया। मेरा कोई गूगल एनालिटिक्स अकाउंट बना हुआ होगा, इस वजह से कर दिया। चलो जी, ओके, नाउ दैट इज़ इनेबल्ड यू शुड ऐड सेलेक्ट अ प्लेटफॉर्म टू सी इंस्ट्रक्शंस। जी वो तो डाली हुई हैं, और ये भी हुआ है। फायरबेस एनालिटिक्स भी डाली हुई है। डन विद एंड्रॉयड, फिनिश जी।
ठीक हो गया जी, वो भी डाल दी। और क्या चाहिए जी इसको? ले जी, क्रैशलेटिक्स भी हो गया, एनालिटिक्स भी हो गया। जो अपना पुश नोटिफिकेशंस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रैशलेटिक्स भी, पुश नोटिफिकेशंस भी। और जो मल्टीडेक्सिंग का फीचर है, ये जो इशू रिजॉल्व करना होता है, वो भी हमने कर लिया। तो ये जो वॉलपेपर ऐप थी, इसके अंदर और भी कई फीचर्स की गुंजाइश है। फॉर एग्जांपल सर्चिंग, इसके अंदर कि यूज़र कुछ क्यूरी परफॉर्म करे, क्यूरी एंटर करे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉलपेपर सर्च हो सकें। और भी कुछ फीचर्स की गुंजाइश है, लेकिन हमारे पास वक्त की गुंजाइश नहीं है। इसलिए वॉलपेपर ऐप का जो सफ़र है वो यहीं तक होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और फिर जो है एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। और बहुत ज़्यादा हम हैवी किस्म का प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, टाइम थोड़ा है हमारे पास, हमने वॉलपेपर ऐप पर टाइम ज़्यादा लगा ली। सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, इंशाल्लाह वो कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। सिंपल उसको रखूँगा, लेकिन उसको भी सीखना। ई कॉमर्स की ऐप हम बनाएंगे, शॉपिंग की ऐप होगी, क्योंकि आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना मैं स्किप कर देता, लेकिन ज़रूरी चीज़ है, आपके काम आएगी। तो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, आपको सर्वर अकाउंट्स दिए जाएंगे। तो अ, अभी के लिए इतना ही।